Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 25.3 मेजर लैंडमार्क्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। मानव अधिकारों के विकास के प्रमुख स्थल क्या क्या थे? Incorporation of bills of rights is in some early national charters and constitution in Europe indicates that the concept is not of recent origin. अब देखिए यूरोप की जो नेशनल चार्टर थे, जो संविधान है, उसमें बिल्स ऑफ राइट्स लिया गया। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि ये जो विचारधारा है मानव अधिकार की, ये अभी की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। Early European charters supporting the idea of certain fundamental freedoms were the Magna Carta of 1215, the United Utrecht in 1577, माफ कीजिएगा 1579 Netherlands, and the British Bills of Rights in 1689। अब देखिए कुछ जो यूरोपियन चार्टर्स थे, ठीक है, वो इस विचारधारा को कि इंसान को कुछ मौलिक उसकी कुछ स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो कौन किए थे? 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा, 1579 में यूनियन ऑफ यूट्रेक्ट नेदरलैंड्स में, और 1689 में द ब्रिटिश बिल्स ऑफ राइट्स। These charters specified certain freedoms that one could claim if one held a particular status and were not all encompassing but rather conferred upon an individual। अब ये क्या कहते हैं कि ये जो चार्टर थे ये इस बात पे जोर दे हैं कि इंसान के पास कुछ कुछ अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास जो उसका पद है उससे संबंधित जो अधिकार है वो उसको मिलने चाहिए, ठीक है। और ये जो धारणा है, ठीक है, ये हर एक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। Over the next few centuries, the idea of liberty gradually spreaded from status and was viewed as a right pertaining to all human beings। अब देखिए फिर कुछ 100 साल के बाद क्या हुआ कि आज़ादी की, लिबर्टी, स्वतंत्रता का जो विचारधारा है वो स्टेटस, आपका स्टेटस क्या है, ठीक है, इससे अलग हो जाता है, ठीक है, आपकी स्थिति हैसियत से अलग हो जाती है और देखा जाता है कि हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए। This was also the time when the British colonials in North America strove for independence and drew up their own Declaration of Independence in 1776 based on the idea of universal equality and the existence of certain inalienable rights। अब ये एक ऐसा समय आया, ये कब हुआ? जब ब्रिटिश कॉलोनियल्स जो थे नॉर्थ अमेरिका के, वो आज़ादी की मांग करने लगे और सन 1776 में वह खुद को आज़ाद घोषित कर दिया, ठीक है। किस आधार पर? इस विचारधारा के आधार पर कि विश्व में सबको एक बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए और हर एक इंसान के पास कुछ कुछ ऐसी क्या बोलते हैं अधिकार है जो कि अविच्छेद है, मतलब उसको दूसरों से अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि विश्व के एक कोने में कुछ लोगों के लिए कुछ अधिकार है तो दूसरे कोने में कुछ अधिकार है। अगर ये मानव अधिकार से संबंधित है तो सबके पास वो अधिकार है। These documents were eventually incorporated into the American Bill of Rights, which is a part of the US Constitution। अब यह जो डॉक्यूमेंट्स थी, दस्तावेज थे, इनको अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स में शामिल कर लिया गया और यह अमेरिका के, यूएसए के संविधान में आ गया। The international growth of the concept can be demonstrated by the French Declaration of the Rights of Man in 1789। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विचारधारा का जो विकास हुआ मानव अधिकार का, इसको हम लोग देख सकते हैं जो फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन
जो फ्रेंच ये घोषणा किए कि इंसान का मनुष्य क्या क्या अधिकार होगा 1789 में. The rights of the 18th and 19th century can be termed as classic rights relating to the freedom of the individual and were incorporated in many national constitutions. आप देखिए 18th century और 19th century में जो अधिकार के बारे में बात की गई उसको क्लासिक राइट्स कहा जाता है. ठीक है. और यहाँ पर हर एक व्यक्ति की आज़ादी के बारे में, हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है इसके बारे में दिया गया है. ठीक है. और जितने भी राष्ट्रीय संविधान है उसमें इस अधिकार को जोड़ा गया है. टुडे गवर्नमेंट्स प्रोवाइड न्यू कैटेगरी ऑफ राइट्स इन द फील्ड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड वेलफेयर. आज सरकार नए श्रेणियां देती है अधिकारों के बारे में. अगर हम रोजगार को देखें, एम्प्लॉयमेंट, पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, कल्याण, हर चीज का पाने का इंसान का अधिकार है. यह आपका मौलिक अधिकार है कि आप जिस देश में रहते हैं वहाँ पे आपको काम मिले, वहाँ पे आपको शिक्षा मिले, वहाँ पे आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और उस समाज का, हर एक व्यक्ति का कल्याण किया जाए. These are termed as social rights. अब इनको क्या कहा जाता है? इनको सोशल राइट्स. आपके ये सामाजिक अधिकार है. The social rights were first embodied in international regulations. For the example, the International Labour Organization (ILO) was founded in 1919 and was the originator of various labor regulations. अब यह जो सामाजिक अधिकार हैं, ये सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय जो कानून है उसमें कब लाया गया, किसके द्वारा? द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) कब? 1919 सन में. और इसमें लेबर से संबंधित, जो लोग मजदूर होते हैं उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें आई. आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तारीखें जो कि संबंधित है मानव अधिकार से. इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ह्यूमन राइट्स. 1215 मैग्ना कार्टा. 1776 अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड बिल्स ऑफ राइट्स. 1787 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. अब ये जो आप देख रहे हैं ये सब ह्यूमन राइट्स के लिए उठे. ठीक है. और यह कौन कौन से सन में हुआ? 1789 फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन. 1946 यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स. यूएन स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, राष्ट्र संघ. 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स. 1949 Geneva Convention. 1950 European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. 1961 European Social Charter. 1966 International Convent on Economic, Social and Cultural Rights, ICESC. The International Convent on Civil and Political Rights, ICCPR. And the first optional protocol of the Convent on Civil, Inhuman and Degrading Treatment of or Punishment, UNCAT. 1993 Vienna Declaration and the Program of Action adopted at the World Conference on Human Rights. ठीक है. तो ये जो हम लोग साल पढ़े, इस साल में क्या क्या चीज़ें हुई, कौन कौन से कमीशंस आए, बिल्स आए, ठीक है, अलग अलग जगह पर, उसके बारे में अभी हम लोग देखें मानव अधिकार से संबंधित. द ट्रेमेंडस atrocities of the Second World War can be said to mark the start of the current era of human rights, for they ended the view that it was up to the individual state to determine how to treat its citizen. अब देखिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ वहां पे हम लोग कह सकते हैं कि वहां से आरंभ हुआ मानव अधिकार का. ठीक है. और वह इस विचारधारा पे आए कि हर एक राज्य ये तय करेगा कि उसके नागरिकों की वह किस तरह से देखभाल कर रहा है या उसके संग कैसा वो व्यवहार रखेगा. द प्रियम्बल ऑफ द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन रीअफर्म्स फेथ इन फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स. आर्टिकल 1 of the UN Charter states that promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race,
sex, language and religion is one of the purpose of the United Nations. आप देखो, जो राष्ट्र संघ का द प्रियम्बल ऑफ चार्टर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, ये इस बात को बोलते हैं कि मानव का जो अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, वो उसको मिलना चाहिए. ठीक है. जो आर्टिकल 1 है यूएन चार्टर का, वो कहता है कि मानव अधिकार का सम्मान करें, उसका विकास करें, उसको लोगों तक फैलाएं, सबको सम्मान मिलना चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए. और जो आपका मौलिक जो स्वतंत्रता है, वो बिना किसी जाति, धर्म, समुदाय, भाषा, संस्कृति, किसी भी तरह से आप उसमें भेदभाव ना करें. सबके पास ये अधिकार है कि वह स्वतंत्र अपने जीवन को जिए. Thus, the human rights are a legitimate concern for the international community. तो इस तरह से जो मानव अधिकार है, वह जो राष्ट्रीय समुदाय है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. ठीक है. Signatories to the UN Charter undertake the responsibility of promoting human rights individually and collectively. आप देखिए, जो यूएन चार्टर के हैं, ठीक है, वो इस बात का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो मानव अधिकार को हर एक व्यक्ति के लिए या सबको जोड़कर वो इसका विस्तार करेंगे, सबको अधिकार दिलाएंगे. In 1946, the UN Commission on Human Rights was established, and in less than 2 years it had drafted the Universal Declaration of Human Rights, which was adopted by the UN General Assembly UNGA in 1948. 1946 में UN Commission on Human Rights, United Nations Commission on Human Rights को बनाया गया, और 2 साल के अंदर वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का रिपोर्ट दिए. ठीक है. जो कि 1948 में यूएन जनरल असेंबली यूएनजीए में शामिल कर लिया गया. इन 1966 द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स. अब 1966 में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स की बात हुई. फिर इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, मतलब आपको एक नागरिक के रूप में अधिकार है, आप फिर राजनीतिक अधिकार भी है आपके पास, आर्थिक, सामाजिक और आपका सांस्कृतिक अधिकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी बात हुई. टुगेदर विद द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स, द इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, दीज 5 डॉक्यूमेंट्स कंप्राइज द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स. आप देखिए, जो पहला और दूसरा ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स है, किसके लिए? इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स. ये जो 5 डॉक्यूमेंट है, सिविल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट का, वो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में शामिल किया गया. Thus, internationally recognized human rights have become a new international standards of civilization. तो इससे क्या हुआ? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानव अधिकार को माना गया, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया गया, पहचाना गया, उसमें कुछ जो सभ्यताएं हैं, ठीक है, जो मानव सभ्यता है, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, उसकी भी चीजों को ली गई. After the Second World War, there has developed a body of international human rights code reaffirming the morally appealing idea of adherence to shared standard of justice to qualify for membership of the international community. अब जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद एक इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कोड आया, ठीक है, एक बॉडी बनी, उसमें कुछ लोग हुए, कुछ देश हुए, ठीक है, और वो अलग अलग देशों का, ठीक है, जो लोग सदस्य बनना चाहते हैं, उसका गाइडलाइंस आ गया कि एक स्टैंडर्ड होना चाहिए न्याय का, उस हिसाब से एक समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बनाया जाएगा. इट हैज बिकम अ फैक्टर ऑफ पॉलिटिकल लेजिटिमेसी. अब ये
एक राजनीतिक वैधता बन गई, लोग बंध गए इससे। These standards of civilized behavior link national and international legitimacy. अब ये जो स्टैंडर्ड आया कि इंसानी सभ्यता किस तरह से होगी, उसका व्यवहार कैसा होगा, इसके वजह से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोग जो समुदाय थे वह जुड़े, उनमें कुछ बाध्य चीज हो गई। ठीक है। The visible rise of universal human rights culture depicts moral progress and is an effective response to major threats to human dignity posed by modern political and economic trends. अब देखिए, पूरे विश्व की जब बात होती है मानव अधिकार की, तो उसमें जो विकास हो रहा है, ठीक है, उसकी जो संस्कृति की विकास हो रही है, ये काफ़ी चीज़ों पर निर्भर करती है। ठीक है, कि किस हिसाब से इसका विकास होगा। साथ ही साथ जो इंसान का गौरव है, जो उसकी सम्मान है, जो उसका शान है, इसके ऊपर कुछ खतरा भी देखने को मिला जब नए युग का जो राजनीति है, जो आर्थिक दौड़ चल रहा है, viewing development with the rights perspective of sustainable development appears to be gaining ground. अब देखिए, जब अधिकार के विकास को हम लोग देख रहे हैं, मानव अधिकार के विकास को, तो हम लोग इस चीज को भी देख पा रहे हैं कि हमारा सतत विकास हो रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है हर एक जगह पर। That we are all equally human seems to be more acceptable now with the current slogan all human rights for all and the world is one family. हम लोग ये देख पा रहे हैं कि विश्व के हर एक जगह पर जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, वो सबको एक बराबर का दर्जा देना चाह रहे हैं। ठीक है। और अभी का जो नारा है कि मानव अधिकार सभी के लिए है, यह पूरा दुनिया एक परिवार है। टू अस इंडियंस इट इज नथिंग न्यू, वी हैव फॉर लॉन्ग बिलीव सर्व भवन्तु सुखिनः और वासुदेव कुटुंबकम। अब हम भारतीयों के लिए ये कुछ नया नहीं है, हम लोग काफ़ी अरसों से इस बात को मानते हैं। सर्व भवन्तु सुखिनः मतलब सब साथ रह के ही खुश रहेंगे। वासुदेव कुटुंबकम, हम लोग का कुटुंब होता है, हम लोग सब एक साथ रहते हैं, सबको एक अधिकार मिलता है।